हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि यहाँ पर क्लास 10th की जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन की यहाँ पर वीडियो बन रही है। कल हमने 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए थे। 6 क्वेश्चन से मैं आप ये वीडियो बना रहे हैं एमसीक्यूज की। ये एमसीक्यूज जो है आपके कम से कम 300 एमसीक्यूज यहाँ पर आएंगे। 300 एमसीक्यूज की यहाँ पर वीडियो आएगी 1 बाय 1 करके। आप 1 एक देखते रहिए हर वीडियो को। 6 7 क्वेश्चन हर वीडियो में बनाई जाएगी, ठीक है। और उसमें से आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनी हाउ आ जाएंगे अगर आप उन क्वेश्चनों को ढंग से सीख लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज 6 क्वेश्चन से यहां पर देखिए हम देख रहे हैं द 7th टर्म ऑफ एन एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब दो हमारे टर्म के बीच डिफरेंस सेम होता है, जैसे 4 10, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6। जब इन टर्म के बीच डिफरेंस सेम रहता है तो वो सीक्वेंस जो होती है एपी में कहलाती है। ऐसी सीक्वेंस एपी में होती है जिनमें पदों के बीच टर्म मतलब पदों के बीच डिफरेंस क्या होता है? सेम रहता है। सेम मतलब फर्स्ट और सेकंड में सेम रहेगा, सेकंड और थर्ड में सेम रहेगा, थर्ड और फोर्थ में सेम रहेगा। आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे जो आएगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वही आएगा, एंड फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे वही आएगा। जो माइनस करके आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट नंबर पर टर्म होता है वो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब द 7th टर्म ऑफ एपी, ये इस एपी का 4 जो है फर्स्ट टर्म है, एंड 10 सेकंड टर्म है, 16 जो है थर्ड टर्म है, एंड 22 जो है फोर्थ टर्म है। अगर आप इसी प्रकार से यदि ये सीक्वेंस आगे बढ़ते रहे तो उसका 7th टर्म क्या होगा? अब 7th टर्म यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा टर्म इसने पूछा हुआ है, तो ये तो आप ऐसे ओरल भी इसको कर सकते हैं। जैसे 4 6, इसमें 6 ऐड करके 10 आया, 10 में आपने 6 ऐड किया तो 16 आया, 16 में आपने 6 ऐड किया तो 22 आया। आप 22 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, एंड 28 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 34, एंड 34 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। देखिए कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टर्म ये बहुत दूर नहीं पूछ रहा है, 7 यहाँ नजदीकी पूछ रहा है, तो इसको आप ओरल भी इसका आप काउंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। बट लेकिन अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो इस एपी का फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो 7 टर्म आपने ऐसे ही यहाँ पर ओरल हिसाब लगा के कर दिया कि 7 टर्म ये होना चाहिए। सपोज हमें 100 टर्म निकालना है या इसका 1000 टर्म निकालना है तो हम इतना गिनने में हमें काफी समय लग जाएगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे, कई दिन लग सकते हैं उसमें। तो इसके लिए एपीज यहाँ पर बनी है। उसका एपी का जो nth टर्म हम निकालते हैं an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? 7th टर्म। तो n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। an nth टर्म ऑफ एन एपी, an मींस nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड a7 मींस 7th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी का 7th टर्म क्या होगा? n की जगह 7 रखें तो इसमें आप रख सकते हैं फॉर्मूले में। देखिए वही आएगा आपका a में आप 4 प्लस एन माइनस 1 7 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी आ गई 6। तो a7 इक्वल टू 4 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 6, तो a7 इक्वल टू हो गया 4 प्लस 36, तो a7 इक्वल टू हो गया आपका 40। तो 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 40। आपने ओरल भी कर लिया था, आप फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनाइट इवेंट इज। डेफिनाइट इवेंट ऐसी इवेंट्स होती हैं जो 100% होने वाली होती है। जैसे हमने कहा कि आज जो है थर्सडे है, तो आज थर्सडे है सबको पता है, तो
तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, मतलब जो इवेंट्स 100% होने वाली होती है। तो ऐसी डेफिनाइट इवेंट जो प्रोबेबिलिटी 100% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। और इनडेफिनाइट इवेंट, अनिश्चित घटना, जो घटना यहाँ पर अनिश्चित है, हमें पता नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। फिर आज यहाँ पर डेफिनाइट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और प्रोबेबिलिटी जो होती है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में भी नहीं होती है। और एक प्रोबेबिलिटी तभी होती है जो इवेंट्स 100% होने वाली होती है, और जो इवेंट होने वाली नहीं होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नाउ 8th क्वेश्चन इज इन द फिगर, ये आपका फिगर यहां पर बना हुआ है, देखिए फिगर बनाते हैं 8th क्वेश्चन का। इस प्रकार का एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। इस ट्रायंगल्स में DE एक लाइन है, AB पर D पॉइंट है और AC पर E पॉइंट है, एंड D जो है BC के पैरेलल है। पैरेलल वो लाइन होती है जो लाइन कभी भी मीट नहीं करती है, इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, ये पैरेलल लाइन कहलाती है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है और कभी भी मिलती नहीं है। D is parallel BC and AD upon DB, AD upon DB is equal to 2/3। AD का जो DB से रेशियो है 2/3 है। If EC is equal to 6, if EC is equal to 6, EC is equal to 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? इस AE की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द AE की वैल्यू? तो यहां पर देखिए आपने बीपीटी थ्योरम जो हमारा लगता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी जिसको कहते हैं, थेल्स ने उसको इन्वेंट किया था कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होता है इफ ABC is a triangle, DN is any two point of side AB and AC, if D is parallel BC, यदि सपोज D BC के पैरेलल है, तो द रेशियो ऑफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AE अपॉन EC। AD का जो DB से रेशियो होगा और AE का EC से रेशियो सेम होगा व्हेन DE इज पैरेलल BC। यदि DE BC के पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो D इज पैरेलल BC गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, तो इट मींस थेल्स ने कहा था यदि D इज पैरेलल BC है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो देखो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको अप्लाई कर देते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। D इज पैरेलल BC है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC तब होगा जब D BC के पैरेलल होगी। तो AD अपॉन DB हो जाएगा आपका 2/3 एंड AE आप हमें निकालना है एंड EC आपको दे रखा है 6। आप 3 से ऐसे 2 को 3 बन जाए ऐसे काट सकते हैं, इक्वल टू में आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो AE इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो AE की लेंथ आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिक्नोमेट्री से रिलेटेड है। टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए टिक्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A इज इक्वल टू हाउ मच 1 9 8 एंड 0। एट फर्स्ट देखिए दोनों में आपको 9 दिख रहा है, तो 9 को पहले कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका आ जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरी जो होल वैल्यू है 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 9 मल्टीप्लाई 1 9, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ऑप्शन
बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है कि टेन हमेशा साइन और कॉस में इसको खोला जाता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन को कभी भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जब सॉल्व करते हैं तो साइन अपॉन कॉस में लिखते हैं, और सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट को लिखते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन है कि साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कॉस अपॉन साइन, कॉस ऊपर लिख देंगे, साइन नीचे लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो उसको 1 अपॉन साइन थीटा। जहां पर भी फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी तो वहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी फंक्शन है इसमें, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो 1 से यदि cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा, यहां पर cos से cos कट गया, sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1, एक तो आपका ये बन गया। इसी प्रकार से इधर साइड 1 करके sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। साइन थीटा लिया, 1 से साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर देखिए ये एक चीज दिख रही है आपको, ये a हो गया पूरा और ये b, और यहां पर ये a और ये b, जहां पर सेम टर्म होता है, एक प्लस में एक माइनस में होता है, वहां पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a आपका हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। a ये पूरा पोर्शन है, b ये है, a ये पूरा पोर्शन, b है, बीच में यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो आइडेंटिटी एक्सपेंड कर सकते हैं। और साइन थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी हम इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन आपका आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में यही चीज देखिए आपकी क्या बन सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहें या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहें, बोथ आर इक्वल। साइन क्योंकि प्लस है साइन है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2। तो 2 को ये आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। इसमें sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको। sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो sec को आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a। कभी भी tan और cot को रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, tan को यदि लिखेंगे तो sin और cos के फॉर्म में लिखेंगे, sin a अपॉन cos a, ये हमेशा ध्यान में रखना। और sin और cos को भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में कभी नहीं लिखते हैं, sin और cos को रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है।
तो 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज रहेगा। कॉस ए आपका जब दोनों ही सेम होते हैं तो एक डिजिट आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए फिर से a प्लस बी, ये a हो गया प्लस b एंड a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी आप इसमें बहुत इजीली यूज कर सकते हो। टर्म एक ही होनी चाहिए लेकिन बीच में एक के प्लस होना चाहिए, एक के माइनस। तो a प्लस बी, a माइनस बी मैंने ऊपर भी लगाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए एक पावर आपकी कट गई तो बच गया हमारा कॉस ए। तो इसका आंसर आ गया कॉस ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन सॉल्व करके जब आंसर निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन सही होने की संभावना ज्यादा होगी, खाली तुक्का लगा। 12th क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, इसलिए इसमें आइडेंटिटी जो है फॉर्मूले बाय हार्ट होनी चाहिए। जिसको फॉर्मूले बाय हार्ट है उसके लिए क्वेश्चन करना खेल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को वही कर सकता है जिसको आइडेंटिटी बाय हार्ट होगी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चनों को हिलाना बहुत मुश्किल है। सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए 10 ए होता है, दोनों जगह स्क्वायर लगा है तो 10 में भी स्क्वायर लगा देंगे, 10 स्क्वायर ए। तो राइट आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस और किए जाएंगे, तब तक आप इन्हें देखते रहिए।